पहले मैं भाटी साहब के पास आऊंगी। एक सेकंड। हाँ, मैंने जो शुरू में कहा था, गोलवलकर जी को कोट किया था, विनोद बंसल जी ने भी, डॉक्टर संगीत रागी ने भी उसे सही सिद्ध किया। दोनों ने घुमा फिरा के उस बात को माना कि ईसाई भी खतरनाक है, दुश्मन है। उन्होंने खुद कहा विनोद जी ने, आपने अगर गौर से सुना हो कि हम सारे मुसलमानों को नहीं कहते, हम तो जो कट्टर हैं उनको कहते हैं। कट्टर कह रहे हैं ना, यही कहा ना, कट्टर को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दूसरी बात, वो यही कह रहे हैं। दूसरी बात, विनोद जी आपका नंबर आएगा। आपने कहा कि मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने हिंदी संस्करण पढ़ा है बंच ऑफ थॉट्स का, विचार नवनीत के नाम से है। उसमें जू का तू वाक्य कोट कर रहा हूं, जू का तू जो लिखा हुआ है, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट ये भारत के आंतरिक शत्रु हैं, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, ये लिखा हुआ है। अब आए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे। आज की रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कश्मीरी मुसलमानों की गद्दारी को लेकर जब डॉक्टर संगीत रागी जी ने राजकुमार भाटी जी से सवाल किया, राजकुमार भाटी जी ने डॉक्टर संगीत रागी जी को किस तरीके जवाब दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आए डॉक्टर संगीत रागी जी। दूसरी बात, दोनों अपने वक्तव्य में 90% समय इन्होंने मुसलमानों को कोसने में लगाया, तो मुसलमानों से कितनी नफरत है ये स्पष्ट हो गया। आपने कश्मीर का जिक्र किया, पढ़े लिखे आदमी है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतिहास ठीक से उन्होंने पढ़ा, और कश्मीर का तो कतई नहीं पढ़ा होगा। कश्मीर में सच्चाई ये थी कि राजा अलग चाह रहा था, भारत से अलग होना, और कश्मीर के मुसलमान भारत के साथ विलय चाह रहे थे। उनके नेता शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला लगातार आंदोलन चला रहे थे, कश्मीर की आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ थी। अगर मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ दिया होता तो कश्मीर को पाकिस्तान में विलय से कोई रोक नहीं सकता था। और मैं आपको एक और संस्मरण बता दूं, आपने जिक्र किया इसलिए बोल दूं, बाद में आप बोलना, आपका नंबर आएगा, इंस्ट्रूमेंट आपका नंबर आएगा। साइन करने का अधिकार शेख अब्दुल्ला को नहीं था, महात्मा गांधी उस समय कश्मीर गए थे का अधिकार आपको यदि तो राजा हरि सिंह की रानी दुरुस्त कर देता हूं, चूंकि मैं पढ़ाता हूं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए कि मैं कहां पढ़ाता हूं, कहीं नहीं पढ़ा कर दी, कि मैं क्या जानता हूं या नहीं। आपको कश्मीर का इतिहास पता नहीं है। अरे मुझे मालूम है, देखिए धौंस दिए मालूम है मुझे। आप नहीं पढ़ा विचार के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के लिए नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पहलवान नहीं हो आप, प्रोफेसर हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। अच्छा मैं चुप हो जाऊं, जब आपको पढ़ा ही नहीं है फिर भी बकबक आवाज बंद कीजिए। मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे लेकर आइए पीसीआर, मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर। मैं यहाँ बात करने के लिए बैठी हुई हूँ, चर्चा करने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं। मैं सबको बारी बारी समय दूंगी प्लीज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे गेस्ट इतने सम्मानीय गेस्ट हैं, सब अपनी अपनी फील्ड्स के सब एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके उनकी बात हो जाए। वो पर्सनल टिप्पणी है, मैं 30 सेकंड आपको दूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बीच में नहीं। प्लीज ऑन कर दीजिए माइक, प्रदीप भाटी जी का माइक ऑन कीजिए। स्वतंत्रता मिलने के कगार पर थी और लगभग पाकिस्तान भारत के बंटवारे की बात चल रही थी। महात्मा गांधी कश्मीर गए थे, राजा हरि सिंह की पत्नी सोने की थाली में देसी घी का दिया जला के उनके स्वागत के लिए आई थी, आरती के लिए, और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला खड़े थे। वो चाहती थी कि महात्मा गांधी जी महल में रुकें हमारे में, शेख अब्दुल्ला चाहते थे मेरी झोपड़ी में रुकें। गांधी जी का कोट है, गांधी जी ने कहा मैं शेख अब्दुल्ला के घर रुकूंगा, मैं उस महल में नहीं रुकूंगा जिसकी ईंट गारे में जिसमें खून लगा हुआ है निर्दोष लोगों का। ये महात्मा गांधी का कोट है, उनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उन्होंने लिखा है एक किताब में। ठीक है, तो ये स्थिति थी उस समय। आवाम जो है मुस्लिम, ये आरोप लगा देना कि मुसलमान सेना में बगावत हो गई, ये हो गया। अगर कश्मीर में उस समय कोई सांप्रदायिकता कर रहा था तो राजा की सेना कर रही थी, ठीक है, डोगरा कर रहे थे। ठीक है, मैं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ प्रोफेसर साहब को। ये सबसे पहली बात तो कि इस देश को, जनता को जान लेनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट्स को साइन करना था, न कि शेख अब्दुल्ला को साइन करना था। और वहां पर पब्लिक ओपिनियन जैसी कोई बात नहीं थी, इस देश में कहीं नहीं था। जिन्होंने ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, जिन्होंने एक्ट को नहीं पढ़ा है, आप गलत को वो बड़ी बेवकूफी ऐसी बात है। प्लीज नहीं चाहता था विलय करना, इसलिए देरी हुई। आपको ये बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। राजा शुरुआत में नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ, और राजा के साथ साइन हुआ था। भारत उसका सिग्नेटरी नहीं था, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। ये 24 अक्टूबर 1900। लेकिन गद्दारी मुसलमानों ने की थी, ये एक सच्चाई है। गद्दारी मुसलमानों ने सच्चाई की थी, और शेख अब्दुल्ला को अधिकार नहीं था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रदीप भंडारी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर, प्रदीप भंडारी जी को लेकर आइए। प्रोफेसर साहब की बात हो गई है, 30 सेकंड का समय मैंने उन्हें दिया था। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्या मुसलमान इस देश में गद्दार है?
मुसलमान को क्या इस देश पे गद्दार की नजर से देखा जाना चाहिए? कोई भी इस देश का, कि अगर आप रोमाना जी इजाजत दे तो मैं भी खड़ा होकर बोल सकता हूँ। प्लीज 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 रोमाना जी इस देश रोमाना जी इस देश का कोई भी नागरिक गद्दार नहीं है। पर मैं थोड़ी से बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग के लिए जब वोट करने की बात प्री पार्टीशन में हुई थी, मैं सुनिए आपको, आप ही से सवाल है मेरा। बेहतर है हम 1947 छोड़कर हम अभी आ जाए। हिस्ट्री कोट करी ना, मेरे को भी रिबट करने दीजिए। अब मतलब वो हिस्ट्री वाला काउंटर हो गया उनको, रागी साहब का। यहाँ बात हम असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है मस्जिदों पर जो तिरपाल ढके जा रहे हैं, यहाँ पर बात ये हो रही है कि साहब मुसलमानों को 2वीं दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी में है ये सरकार। इतने सवाल है, इस पर आ जाए। क्या आज इस देश के अंदर मुसलमान जो है उसे शक की निगाह से देखा जाना चाहिए? क्या मुसलमान देशद्रोही है? यहाँ पर विनोद बंसल जी की तरफ से कहा गया कि साहब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हिंदू मुसलमान की नजर से मत देखो, वो तो देश का नागरिक है जो अच्छा काम कर रहा है। तो जो देश में गलत काम कर रहा है, जो देश में शरारती तत्व है, उसे हिंदू मुसलमान की नजर से क्यों देखूं? मेरा सवाल ये है। ये तो ओवैसी जी को पूछना चाहिए ना। ओवैसी जी को चिढ़ इसीलिए हो गई कि संभल के अंदर उनका एजेंडा फ्लॉप हो गया। ओवैसी जी ने तो क्या कहा था रोमाना जी, एंटी सीए राइट्स के वक्त जब इन्होंने एंटी सीए की बात करी थी कि देश के मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए आने से हट जाएगी। अब आप मुझे बताइए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होना चालू हो गया, लोगों को सिटीजनशिप मिलना भी चालू हो गई। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप ले ली गई हो, एक मुसलमान का। ये भी पार्टी थी ये कह रही थी, ये लोग भी, ये तो एएमएम कह रहे थे, कांग्रेस भी कह रही थी। इन लोगों का मकसद है, जो सच्चर कमेटी में इनको लिखा है कि ये मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते। मुसलमानों का 27% इनकम हमारे शासन में बढ़ा है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर उनकी भागीदारी हमारे शासन में बढ़ी है। इनकी असली नीति बताता हूं। इनकी नीति है मुसलमानों को नीचे के नीचे रखे, प्राइस की रिपोर्ट जाके पढ़ो पर इनकम के ऊपर। अब दूसरी बात, इनकी सोच बताता हूं। जनवरी 30, 2013 को क्या हुआ था? इनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था आर्मी के अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। आर्मी ने यह प्रपोजल रिजेक्ट करा था। ये देश को पाकिस्तान के नजरिए से और शरीयत के नजरिए से देखना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम खड़े हैं। हुमायूं कबीर ने कहा था भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को उठाकर ड्राउन कर देना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया? ममता बनर्जी ने कहा था महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, क्या समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया? या आपके शो पे औरंगजेब जैसे हिंदू हत्यारे को जस्टिफाई कर रहे हैं? हमारे लिए मसीहा एपीजे अब्दुल कलाम है, ये औरंगजेब इनके लिए मसीहा है। इनके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट इन्होंने क्या बोला कि भाई हिंदू जो है वो 90% जो होता है वो जासूसी में पाया जाता है। ये हमेशा हिंदू को आतंकवादी, हिंदू एंटी नेशनल, ये इनकी सोच है। सनातन, डेंगू, मलेरिया, एड्स डीएमके ने किया, कांग्रेस पार्टी के राइट हैंड। क्या आपने राहुल गांधी को देखा है, दीपक झा को देखा बोलते हुए कि डीएमके ने गलत बोला? या डीएमके के साथ इन्होंने अलायंस तोड़ा? नहीं तोड़ा। हम इस बात के खिलाफ हैं कि हिंदू को उनके त्योहारों को बनाने की आजादी इनके समय नहीं दी जाती थी, और मैं प्रूफ करूंगा। एक मंदिर है संभल के अंदर, कार्तिकेय जी का मंदिर, 46 साल बाद हिंदुओं ने वहां पे होली बनाई। जब इनका शासन था हिंदू होली नहीं बना पाता था। संभल इसीलिए इस बार डिफरेंट है कि हिंदू ने भी बेखौफ होली बनाई और मुसलमान ने भी अपने जुम्मे की नमाज पढ़ी। अगर इनकी सरकार होती तो मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ता पर हिंदू घर के अंदर बैठे रहता। इस तुष्टीकरण के खिलाफ हम हैं। क्योंकि मुझे कोट किया इन्होंने। अच्छा लीजिए, मुझे भी आप मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, वो गलत कोट कर रहे हैं और इनकी आदत होती है बीजेपी वालों की। मैंने ये कहा कि 90% हिंदू देशद्रोही होता, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा देश के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग पकड़े गए हैं, आप सूची मंगाइए, उनमें 90% आतंकवादी की सूची बताइए। आतंकवादी की सूची बोलिए, नहीं तो बोलिए क्या आतंकवादी की सूची बोलो, आतंकवादी की सूची बोलो। आतंकवादी की पहला आतंकवादी ये आदमी ना याकूब मेनन को आतंकवादी बोल सकता है, क्योंकि इनकी जब सरकार थी, क्यों नहीं बोल सकती? औरंगजेब को आतंकवादी था, क्या बोलेंगे? याकूब मेनन आतंकवादी। अच्छा बोलो, औरंगजेब के बारे में क्यों उसको नहीं हटाया? अबू आजमी को क्यों नहीं हटाया? अबू आजमी को क्यों नहीं हटाया जब इनकी सरकार थी? बनारस अयोध्या ब्लास्ट केस मुझे आगे आना होगा, मुझे आगे आना होगा। 1 मिनट, डिबेट मेरी है, मैं लेकर आई हूँ, हाईजैक मत कीजिए। मुझे पता है आप एंकर भी रहे हैं, प्रदीप भंडारी जी शानदार एंकर रहे हैं, लेकिन अभी एज एन एंकर मुझे काम करने दीजिए। मैं आशा करता हूँ आज की डिबेट से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। ऐसी दिलचस्प और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।